ये चेहरा आपने बहुत सारी रील्स में देखा होगा। एक इनोसेंट सी दिखने वाली लड़की नेहा, जो कि अपनी शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। एक अच्छी फैमिली में शादी करके जाना, एक राजकुमार सा पति, यही उसके बचपन का सपना था। लेकिन नेहा ये नहीं जानती थी कि वो जिस घर में शादी के बाद जाने वाली है, वो असल में एक नर्क है। एक ऐसा नर्क जिसमें वो 5 महीने भी नहीं रह पाएगी। इस सारे इंसिडेंट की शुरुआत होती है रोपड़ या फिर रूपनगर के अनंतपुर साहिब से, जहाँ पे एक फैमिली रहती थी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था नेहा जिजरी। नेहा बचपन से ही बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी और बहुत ही ज्यादा फन लविंग चाइल्ड थी। मतलब एक उस तरह की लड़की जिसको कि हर एक इंसान गांव में अपनी बेटी समझता हो और हर इंसान अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता हो। इसी तरह नेहा का बचपन बढ़ रहा था। फैमिली भी हंसी खुशी तभी देख पाती थी जब नेहा उनके साथ होती थी। नेहा वैसे तो एक हिंदू परिवार से होती है, लेकिन जैसे जैसे वो 18 साल की होती है, उसको सिखिज्म में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसके चलते 18 साल की होने के बाद ही वो और ज्यादा एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है सिखिज्म को। और जैसे जैसे वो सिखिज्म को और ज्यादा एक्सप्लोर कर रही थी, वो और ज्यादा फैसिनेट थी सिखिज्म को ज्वाइन करने के लिए। और यही चाह वो अपनी फैमिली के आगे भी रखती है। इनिशियली उसकी फैमिली उसे मना ही करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो नेहा को देखते थे, जिस तरह से वो सिखिज्म में ढलना चाहती थी, उसकी फैमिली ने भी उसको अलाउ कर दिया और जिसके बाद उसने अमृत ग्रहण किया। ये एक प्रोसीजर होता है बेसिकली सिखिज्म को ज्वाइन करने के लिए। और इसी तरह से नेहा अमृतधारी हो जाती है। जैसे जैसे उसकी उम्र 23 साल होती है, तो उसके पेरेंट्स उसके लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। और नेहा आजकल के जमाने के बिल्कुल डिफरेंट थी। मतलब जिस तरह आजकल के यंगस्टर्स अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, नेहा एकदम अलग थी। वो अपने माँ बाप के कहे अनुसार ही चलना चाहती थी। जैसे उसके पेरेंट्स को अच्छा लगता था, वैसे ही वो शादी करने के लिए रेडी भी हो जाती है। जिसके बाद उनको हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन के नालागढ़ के रामपुर के एक फैमिली के बारे में पता चलता है और इनका बेटा था जिसका नाम था संजीव कुमार। नेहा की फैमिली को जैसे ही संजीव के बारे में पता चला, तो वो तुरंत ही रेडी हो गए थे। मतलब संजीव गवर्नमेंट जॉब करता था। क्योंकि संजीव गवर्नमेंट जॉब करता था, वो आर्मी में ऑफिसर रैंक पर था। और इसी के चलते फैमिली ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और इसी के चलते दूसरी फैमिली से कनेक्ट किया बातचीत करने के लिए। हर किसी दूसरी लड़की की तरह नेहा भी अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। नेहा के बहुत सारे प्लान्स थे, बहुत सारे ड्रीम्स थे कि वो अपनी शादी में ये करेगी। इनफैक्ट नेहा ने इस शादी के बाद बहुत अच्छी लाइफ के सपने देखना शुरू कर दिया था और ये सब कुछ आप उसकी शक्ल से भी देख सकते हैं, जो कि उसकी शादी वाली रात थी। नेहा इस रात बहुत ही ज्यादा खुश थी, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। इनफैक्ट इस खुश चेहरे से ही पता लग रहा है कि ये लड़की कितनी इनोसेंट रही होगी आगे भी। लेकिन नेहा जानती नहीं थी कि उसको बहुत ही जल्द पता लग जाएगा कि सपनों की जिंदगी में और असल की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। जिस तरह से सब कुछ प्लान था, उसी तरह से नवंबर 2024 में संजीव और नेहा की शादी भी हो जाती है। जिसके बाद एक हफ्ता जैसा नेहा ने सोचा था उसी तरह से निकलता है और इसी वजह से नेहा खुश भी काफी थी। लेकिन एक ही हफ्ते में नेहा के जो इन-लॉज थे, उन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो लोग नेहा से एक ही हफ्ते में बहुत ही ज्यादा काम लेने लग पड़े। मतलब इतना काम जो कि एक नॉर्मल औरत अपने घर में करती ही नहीं है। कुछ ऐसे काम भी जो कि एक औरत के ना भी हों तो भी उसको करने पड़ते थे। वो दिन दिन भर नेहा को किचन में ही रखते थे और अगर वो किचन से फ्री दिख जाए तो उसको कोई ऐसा काम दे देना जो कि नेहा के लिए सुटेबल भी चाहे ना हो। और आप लोग बिल्कुल सही ही समझ रहे हैं, ये सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए हो रहा था, दहेज के लिए। इनिशियली नेहा ने सब कुछ अपने तक ही रखा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो नहीं चाहती थी इस चीज में अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना या फिर उनको परेशान करना, और वो भी शादी से सिर्फ एक हफ्ते बाद ही। और शायद ही वो चाहती थी कि उसके पति को उसकी फैमिली जज ना करे इस सब पे, क्योंकि शायद अभी तक संजीव नेहा के साथ इन सब में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। अभी तक शायद उसकी फैमिली ही नेहा के साथ ये सब कुछ कर रही थी। लेकिन जब ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग पड़ा और नेहा के सर से पानी ऊपर जाने लग पड़ा, तो उसने थक हार के अपनी माँ से ये सब कुछ डिस्कस किया।
उसको सब कुछ बताया। लेकिन नेहा की माँ, जिनको शायद यहाँ पे कुछ डिसीजन लेना चाहिए था, उन्होंने भी दूसरी माओ की तरह नेहा को यही कहा, जो कि काफी सारे सालों से होता आ रहा है, कि तू थोड़ा एडजस्ट करना सीख ले। नई फैमिली है तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, सिचुएशन के यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज को थोड़ा टाइम दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि नेहा की माँ, जिनको समझना चाहिए था, वो यहाँ पर नेहा को समझाना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद नेहा को भी लगा कि शायद चीजें इसी तरह से वर्क करती हैं और थोड़ा टाइम देने से सिचुएशन शायद थोड़ा बेटर हो जाए। लेकिन ये इस फैमिली की बहुत बड़ी गलतफहमी थी। नेहा अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि जो ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है उसका आखिर कारण क्या है। लेकिन 1 महीना ही अभी हुआ था शादी को, तभी नेहा को ये भी क्लियर हो गया, जब नेहा की सास ने उसे टोंट मारना शुरू कर दिए और वो उससे दहेज चाहती थी। दहेज में एक कार, गोल्ड चेन और थोड़ा कैश। नेहा ने जैसे ही ये सुना, वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो गई थी, क्योंकि वो इस तरह का कुछ भी अपने इन-लॉज से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। नेहा ने अपने इन-लॉज को बताया कि उसके पिता की इतनी हैसियत नहीं है कि वो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकें और उसके इन-लॉज को ये सब कुछ दे सकें। लेकिन नेहा के इन-लॉज पे इन चीजों का कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब ये सब कुछ बिल्कुल पीक पर था, उस समय नेहा के पास एक सोल्यूशन था। उसको दिख रहा था कि शायद संजीव को उसको ये सब कुछ बता देना चाहिए। संजीव उसकी हेल्प करेगा और वो सब कुछ ठीक कर देगा। जैसे ही नेहा संजीव से ये सब कुछ शेयर करती है, तो संजीव नेहा का साथ देने के बजाय अपने पेरेंट्स का ही साथ देना शुरू कर देता है और वो भी उससे अलग अलग चीजों की डिमांड करना शुरू कर देता है। जिसके बाद इनफैक्ट 1 महीना पूरा होने के बाद, इनफैक्ट जब उनको ये दिख रहा था कि उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो पा रही, तो वो नेहा को मारना पीटना भी शुरू कर देते हैं। स्पेशली संजीव, जो उसका ही पति था, जिसके लिए वो अपने माँ बाप को छोड़कर इस घर में रहने आई थी। इनफैक्ट वो नेहा को ये भी कहता था कि उसको नेहा को हर समय किचन में ही काम करते हुए देखना है और वो वहीं पर उसके आंखों के सामने हमेशा होनी चाहिए। जब वो घर पर वापस आए तो वो उसका फ्रेश खाना बनाकर ही दे, चाहे रात के 2 बज रहे हों या फिर 3 बज रहे हों, उसके लिए ये मैटर ही नहीं करता। नेहा उस वक्त सिर्फ और सिर्फ किचन में ही होनी चाहिए। क्या एक औरत सिर्फ और सिर्फ किचन तक ही सीमित है? खैर, नेहा ने इन सब को अपनी किस्मत मान लिया था। वो अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ इसी तरह से रहती थी, टोन सुनती रहती थी, उनके सारे काम करती रहती थी और इसी तरह थक हार के रात को जैसे ही फ्री होती थी सो जाती थी। और अब थक हार के उसने अपनी माँ से ही कंप्लेन करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी माँ उसको हमेशा ही एडजस्ट करने के लिए ही कहती थी। इसीलिए मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि आपको जब शादी करनी चाहिए तो आपका जो पार्टनर है उसको अच्छी तरह से जानकर ही शादी करनी चाहिए। मोस्टली लव मैरिजेस इन चीजों में सक्सेसफुल होती हैं, एटलीस्ट। बहुत कम केसेस होते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं इनफैक्ट, जो कि फेलियर माने जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी को बिना जाने किसी के घर शादी करने के लिए चले जाते हैं तो मोस्टली आपको इस तरह के सिनेरियोज ही देखने के लिए मिलते हैं, चाहे आज नहीं तो कुछ सालों के बाद ही सही। खैर, नेहा की फैमिली को लग रहा था कि अब सब कुछ सॉर्टेड हो गया है, लेकिन नेहा ने अब तक बहुत ज्यादा सह लिया था। लेकिन अब ये बात पब्लिकली सबको पता भी चलने वाली थी। 19 अप्रैल 2025 रात लगभग 8:45 के अराउंड नेहा के पेरेंट्स को एक कॉल आती है, जो कि नेहा के ससुराल वालों की तरफ से थी। और वहाँ पर नेहा के ससुराल वालों की तरफ से कोई बात नहीं कर रहा था, बल्कि उनका पड़ोसी था, जो कि उनको कहता है कि नेहा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, आप जल्दी से जल्दी हिमाचल में नालागढ़ पहुंचिए। नेहा की फैमिली जैसे ही ये बात सुनती है, वो सीधा नेहा के ससुराल की तरफ निकल जाती है। रात को ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद जो नजारा वो देखते हैं वो और भी ज्यादा भयानक था। और एक फैमिली कितनी घटिया हो सकती है, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि नेहा अपने बेडरूम में अपने बेड पर अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी। वो बहुत ही बुरी हालत में लग रही थी और उसके ससुराल का कोई भी फैमिली मेंबर उसके आसपास भी नहीं बैठा हुआ था। वो सब दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है। जिसके बाद नेहा की फैमिली नेहा को रूपनगर के ही एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है और शर्म के मारे शायद संजीव भी उनके साथ ही निकल जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो नेहा को
प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसके बाद उनको पीजीआई चंडीगढ़ रेफर करने के लिए कहा जाता है। संजीव जो कि उनके साथ आया था वो भी यहाँ पर अपना पल्ला झाड़ लेता है नेहा से और वो भी वहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन नेहा की फैमिली के लिए वो उनकी बेटी थी और उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो उसको उठाकर तभी के तभी पीजीआई चंडीगढ़ लेकर चले जाते हैं और वहां पहुंचते पहुंचते उनको सुबह हो जाती है। लेकिन 20 अप्रैल की सुबह वो नेहा को पीजीआई में एडमिट करवा देते हैं, जिसके बाद जैसे ही डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं थोड़ी ही देर में वो नेहा की फैमिली को एक बहुत ही भयानक बात बताते हैं। वो कहते हैं कि वो नेहा को बचाने की एश्योरिटी नहीं दे सकते, कोई गारंटी नहीं दे सकते कि नेहा बच ही जाएगी, क्योंकि नेहा ने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जहर कंज्यूम कर लिया है और इसकी वजह से हो सकता है कि उसका बचना मुश्किल हो। ये सुनते ही नेहा की फैमिली नेहा के ससुराल वालों पे आरोप लगाना शुरू कर देती है और वो बिना देरी किए सोलन पहुंचते हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने। ये कंप्लेंट तो सोलन पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुकी थी, लेकिन जब पुलिस इस केस को देखती है तो वो देखती है कि अभी तक इस केस में कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। तो पुलिस इस केस को रफा दफा करने की सोचती है, क्योंकि उनको उस वक्त यही बेटर लगता है। बट क्या सही में यही उस चीज का सॉल्यूशन था? क्या कोई स्ट्रिक्ट कंप्लेंट उनके अगेंस्ट फाइल नहीं होनी चाहिए थी? और दूसरी तरफ जो नेहा बेचारी डेथ बेड पर थी, उसकी किस्मत इतनी खराब थी, या फिर एक फैमिली को कितना घटिया कह सकते हैं कि संजीव या फिर उसकी फैमिली में से उस वक्त नेहा के आसपास कोई था ही नहीं। खैर मामला यहाँ रफा दफा कर दिया गया था, लेकिन 5 दिन नेहा इस नर्क से भी बदतर जिंदगी में सरवाइव करती है। लेकिन 25 अप्रैल की सुबह एक बहुत ही बुरी खबर नेहा की फैमिली के लिए निकल कर आती है। उनको बताया जाता है कि नेहा ने दम तोड़ दिया और जो वो बैटल इतनी देर से लड़ने की कोशिश कर रही थी वो बैटल वो हार गई। नेहा की फैमिली को जैसे ही इसके बारे में पता चला, उसकी फैमिली बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। उनकी फैमिली से सबसे ज्यादा खुश रहने वाला बच्चा इस दुनिया से चला गया था और जिसमें उसकी शायद कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे नेहा के माँ बाप खुद को भी कल्प्रिट मान रहे थे, क्योंकि अक्सर इसी तरह से होता है। जब उनकी बेटी जिंदा थी तब वो उसको एडजस्ट करने के लिए कह रहे थे बार बार कि वो एडजस्ट करे समहाउ, इसी फैमिली में रहे, वो यूज्ड टू हो जाएगी। लेकिन अब जब उसकी जान चली गई थी तो उन्होंने स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया, ये सब कुछ करना शुरू कर दिया जो कि उनको जब करना चाहिए था, जब नेहा इस दुनिया में जिंदा थी, अपने लिए लड़ रही थी। जैसे ही ये खबर आनंदपुर साहिब में पहुंचती है तो हर एक इंसान आनंदपुर साहिब में रहने वाला बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और साथ ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है जब उनको पता चलता है कि दहेज की वजह से उनके गाँव की एक लड़की की जान चली गई है। उसके ससुराल वालों ने उसको मरने पर मंजूर कर दिया। वहीं नेहा की फैमिली का भी यही कहना था कि जिस तरीके से उन्होंने नेहा को परेशान कर दिया था, उसी की वजह से नेहा ने अपनी जान ली है। लेकिन क्या अभी भी कुछ ऐसा सच था जो कि हर एक इंसान को पता चलना चाहिए था? क्या अभी भी ऐसा कुछ सच था जो कि छुपा हुआ था? इसी के चलते जब नेहा की फैमिली देख रही है कि उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो वो हायर अथॉरिटीज में जाते हैं और नेहा की लाश को पीजीआई के ही बाहर रख के वहाँ पे भी धरना करना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ से हिलने वाले बिल्कुल भी नहीं थे, जिसके बाद सोलन पुलिस उनको फिर से वहाँ पे विजिट करती है। संजीव और उसकी फैमिली के अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज की जाती है और इनको अरेस्ट भी किया जाता है। जिन लोगों को अरेस्ट किया जाता है उनमें थे संजीव, उसके पेरेंट्स और उनका एक रिश्तेदार। इसके अलावा 2 नेहा की ननद भी थी। लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको ऐसा दिखने वाला है कि ये फैमिली और कितनी ज्यादा नीचे गिरने वाली थी। संजीव और उसकी फैमिली पुलिस को ये बताते हैं कि अक्सर शादी के बाद से ही इनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी, लेकिन जो 19 को लड़ाई हुई थी वो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी थी, जिसका सोल्यूशन नहीं हो रहा था और इसी के चलते नेहा ने जहर खा लिया था। लेकिन इसके बाद ये फैमिली ये भी बताती है कि जो नेहा की मेंटल हेल्थ थी वो भी ठीक नहीं थी, वो भी स्टेबल नहीं थी और इसी के चलते नेहा ने ये स्टेप भी लिया था। इनफैक्ट इससे पहले भी वो बहुत बार कोशिश कर चुकी थी अपनी जान देने की, लेकिन समहाउ वो सरवाइव कर गई। समहाउ उसको उसके ससुराल वालों ने बचा लिया। लेकिन 19 को अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अभी भी एक असली सच बाहर आना बाकी था। जब नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है
तब उसमें ये क्लियर हो जाता है कि असल में असली मैटर था क्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर था कि नेहा की बॉडी में लगभग हाफ बोतल जहर था, जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में था, जिस वजह से उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। और दूसरी बात जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी वो थी कि नेहा के शरीर पे बहुत सारे निशान थे, मतलब उसके नेक पे, उसके हाथों पे और उसके मुंह पे। इनफैक्ट कुछ उसकी बाजुओं पर भी चोट के निशान थे। और ये मार्क्स ये क्लियर इंडिकेशन दे रहे थे कि ये जो जहर था वो उसने खुद नहीं खाया था, बल्कि उसको जबरदस्ती ये जहर खिलाया गया था। और असल में नेहा ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसका खून किया गया है। ये सब कुछ होने के बाद जैसा ही इस सब के बारे में नेहा की फैमिली को पता चला, वो भी बहुत ज्यादा क्लियर थे इस चीज को लेके, और वो अभी भी पुलिस का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इनफैक्ट उनका जो धरना प्रदर्शन था वो उन्होंने अभी भी कंटिन्यू ही रखा था। जिसके बाद सोलन पुलिस की हायर अथॉरिटीज उनको फिर से मिलती हैं। उनको ये यकीन दिलाती हैं कि वो इस मामले में अच्छे से जांच करेंगे। जो लोग उन्होंने पकड़े हैं उसकी फैमिली से वो उनको छोड़ेंगे नहीं। खैर ये मैटर अब सबके सामने था, बहुत ज्यादा क्लियर सबके सामने आ चुका था। लेकिन इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इस तरह की पुरानी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को हमें छोड़ देना चाहिए। अगर हमारा बच्चा कह रहा है कि वो दूसरी फैमिली में खुश नहीं है, तो हमें उसकी बात को सुनना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए और सॉल्यूशन की तरफ देखना चाहिए, उससे बात करके और मामले की तह तक जाके, ना कि उसको ये बताया जाए कि थोड़ा एडजस्ट कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी ये क्राइम प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें ऐसे ही कई सारे सच्चे किस्से हैं और आगे भी इसी तरह आते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून।